नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 6, मनोविकृतियाँ। असामान्य व्यवहार को समझने के विविध प्रतिमानों में से हमने जैवी मॉडल की समझ प्राप्त की। उसके बाद मनोवैज्ञानिक मॉडल में फ्रॉइड के सिद्धांत के आधार पर बने हुए मनोविश्लेषणात्मक मॉडल की बात की। आज हम बात करेंगे व्यावहारिक मॉडल और बोधात्मक मॉडल की। व्यवहारिक मॉडल। व्यवहारवाद के प्रणेता जेबी वॉटसन द्वारा इस मॉडल को दर्शाया गया है। उनके मतानुसार व्यवहार की सामान्यता और असामान्यता का आधार वातावरण के ऊपर है, क्योंकि व्यक्ति वातावरण के साथ अंतरक्रिया करके ही व्यवहार सीखता है। व्यक्ति वातावरण में से दो तरीके से व्यवहार सीखता है। इस प्रकार व्यवहारवादी मॉडल के दो प्रकार है, शास्त्रीय अभिसंधान क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रियात्मक अभिसंधान ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले शास्त्रीय अभिसंधान को समझते हैं। दोस्तों, रशियन शरीर शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव ने शास्त्रीय अभिसंधान का सिद्धांत दिया। हम चैप्टर 2 में पावलोव के प्रयोग को विस्तार से समझ चुके हैं। शास्त्रीय अभिसंधान में कुदरती उद्दीपक के साथ बार बार जोड़ में उपस्थित होने वाला तटस्थ उद्दीपक कुदरती उद्दीपक के साथ जुड़ने वाली जो प्रतिक्रिया है उसे पैदा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुदरती उद्दीपक के साथ जो कुदरती प्रतिक्रिया जुड़ती है वही प्रतिक्रिया तटस्थ उद्दीपक के साथ भी जुड़ जाती है, क्योंकि तटस्थ उद्दीपक को कुदरती उद्दीपक के साथ बार बार जोड़ी में प्रस्तुत किया जाता है, जिस कारण तटस्थ उद्दीपक का कुदरती उद्दीपक के साथ अभिसंधान होता है और उसी कारण कुदरती प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यानी कि खाना देखने पर मुंह से लार झरना, किंतु खाना और घंटी को बार बार साथ प्रस्तुत करने की वजह से घंटी बजने पर भी लार का झरना, यह शास्त्रीय अभिसंधान है। उसी प्रकार चिंता, डर, जातीय उत्तेजना, मद्यपान और द्रव्य संबंधी अधीनता आदि संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं ज्यादातर शास्त्रीय अभिसंधान से सीखी हुई प्रक्रिया है। जैसे कि भय पैदा करे ऐसे विचार या स्वप्न व्यक्ति के मन में भय पैदा करता है। यही भय अंधेरा या अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। समझे ना? भय पैदा करे ऐसे विचार करते रहते हैं, ऐसे स्वप्न देखते हैं, कभी कभी ऐसी सीरियल और ऐसी फिल्में भी ज्यादा देखते हैं, तो उस भय का अभिसंधान अंधेरे के साथ या अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। यही है शास्त्रीय अभिसंधान। शास्त्रीय अभिसंधान में कुदरती उद्दीपक भोजन के साथ तटस्थ उद्दीपक घंटी साथ में पेश करने के बाद भोजन देने में विलंब किया जाए तो अभिसंधान शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, यानी कि उसका विलोपन हो जाता है। अब बात करते हैं क्रियात्मक अभिसंधान की। क्रियात्मक अभिसंधान की प्रक्रिया के साथ B.F. स्किनर का नाम जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक अभिसंधान यह बताता है कि जिस व्यवहार को प्रबलन मिलता है वह व्यवहार दृढ़ बनता है और उसी प्रकार का व्यवहार व्यक्ति करता है। जैसे कि स्किनर के चूहे के प्रयोग में हत्था दबाने पर अन्न गुटिका प्राप्त होती है, तो हत्था दबाने की प्रक्रिया चलती रहती है, किंतु अगर अन्न गुटिका का प्रबलन न मिले तो हत्था दबाने की क्रिया का विलोपन होता है। स्किनर ने प्रबलन और उद्दीपक विभेदन की संकल्पना द्वारा समायोजित और बिन समायोजित व्यवहार को समझने का प्रयास किया है। जब व्यक्ति अपने सामने उपस्थित दो उद्दीपकों के बीच के अंतर को समझ पाता है, तब वह परिस्थिति से समायोजित हो जाता है। किंतु उपस्थित उद्दीपकों में से किस उद्दीपक के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करने से
कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, यह जो समझ लेता है वही व्यक्ति अपनी परिस्थिति के साथ समायोजन कर पाता है। जब व्यक्ति नहीं समझ पाता तब वह कुसमायोजन का शिकार बनता है, जो आगे जाके असामान्य व्यवहार को बढ़ावा देता है। जब व्यक्ति दो उद्दीपकों में से ज्यादा उपयोगी उद्दीपक को समझ करके उसके प्रति योग्य प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह बार बार निष्फल होता है और व्यक्ति उदासीनता की ओर चला जाता है। इस प्रकार क्रियात्मक अभिसंधान से भी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार देखा जाता है। यहाँ ये व्यवहारिक मॉडल पूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक मॉडल में तीसरा मॉडल है ज्ञानात्मक या बोधात्मक मॉडल। प्रिय छात्रों, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने जिनका निरीक्षण हो सकता है, मापन हो सकता है, अन्य व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन हो सकता है, वैसे व्यवहार को ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया है। उन्होंने मानसिक और ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का व्यवहार पर होने वाले प्रभाव का अस्वीकार किया, क्योंकि मानसिक या ज्ञानात्मक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि जिस व्यवहार का निरीक्षण नहीं हो सकता, उस व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं हो सकता। जबकि बोधात्मक मॉडल ने उच्च मनोव्यापार जैसे कि विचार, कल्पना, आयोजन, निर्णय प्रक्रिया आदि के प्रभाव को स्वीकार किया है। ये सारी प्रक्रियाएं, विचार करना, कल्पना करना, आयोजन करना या निर्णय करने की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो मन में चलती है, जो बाह्य रूप से दिखाई देती नहीं है। किंतु बोधात्मक मॉडल इसका स्वीकार करता है। बोधात्मक मॉडल में जानकारी प्रक्रियाकरण को ज्यादा महत्व दिया गया है। जानकारी प्रक्रियाकरण यानी कि व्यक्ति के पास पहले से जो समझ या ज्ञान है, जानकारी है, और अब इस समय वह जो नई जानकारी प्राप्त करता है, उन दोनों के बीच में प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा व्यक्ति किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे जानकारी प्रक्रियाकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति कौन सी घटना को प्राधान्य देना चाहिए, उसे स्मृति में रखना चाहिए, अपने जीवन के अनुभवों का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, उस पर ध्यान देता है और उसका उपयोग करता है। जानकारी प्रक्रियाकरण में मुख्य 3 कारक शामिल है। पहला है ध्यान, दूसरा स्मरण और तीसरा संगठनात्मक संरचनाएं। आइए क्रमशः इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं ध्यान की। ध्यान, दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे उद्दीपक होते हैं और हम उसमें से पसंदगी युक्त उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जब हमारे सामने बहुत सारे उद्दीपक हों, उसमें से हमें किस उद्दीपक पर ध्यान देना है वह हम पसंद करते हैं, हम तय करते हैं और उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। किंतु जब ऐसी पसंदगी युक्त ध्यान की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति उत्तेजना का अनुभव करता है। मान लीजिए परीक्षा के अगले दिन एक व्यक्ति पढ़ने के लिए बैठा है और उसके पास में ही डीजे बजता है या ढोल बजता है, तो व्यक्ति पढ़ाई के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसमें अवरोध उत्पन्न होगा और उस वजह से उस व्यक्ति को उत्तेजना का अनुभव होगा। ऐसी उत्तेजना के फलस्वरूप कुसमायोजन होता है और कुसमायोजन के फलस्वरूप छिन्न मनोविकृति उत्पन्न होती है। यानी कि ध्यान में अवरोध उत्पन्न होने से भी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार देखा जा सकता है। कई सारी सौम्य मनोविकृतियों के मूल में पसंदगी युक्त ध्यान का अवरोध जिम्मेदार होता है। उदासीनता के रोगियों में ज्यादातर जीवन की निषेधात्मक घटनाओं की ओर दृष्टि ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि व्यक्ति का ध्यान
निषेधात्मक घटनाओं की ओर ज्यादा रहता है, तो उस वजह से भी उसमें उदासीनता का असामान्य व्यवहार देखा जा सकता है। दूसरा कारक है स्मृति। हमारे अनुभव, घटना या परिस्थिति में से कुछ बातों का अंकन हमारी स्मृति में होता है। किसी भी व्यक्ति ने अपने स्मृति में कैसे अनुभव या घटनाओं को संभाल कर रखा है, उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर देखा जा सकता है। जो व्यक्ति निषेधात्मक अनुभवों को स्मृति में संभाल कर रखता है, उसके व्यवहार में असामान्यता दिखाई देती है। अध्ययन बताते हैं कि उदासीनता के मरीज की स्मृति में जीवन के विधायक और तटस्थ अनुभवों के अलावा निषेधात्मक अनुभव ज्यादा मात्रा में संग्रहित होते हैं। यानी कि स्मृति भी असामान्य व्यवहार के लिए कारणभूत हो सकती है। तीसरा कारक है संगठनात्मक संरचनाएं। व्यक्ति के मानस में अनुभव अलग अलग नहीं, किंतु एक संगठन स्वरूप में होते हैं। बहुत सारे अनुभव संगठित होने के कारण व्यक्ति की खुद की और वातावरण के लिए एक निश्चित सोच बन जाती है। अनुभवों के कारण व्यक्ति का खुद के लिए बनाए हुए ख्याल को स्व स्कीमा से पहचाना जाता है। जैसे किसी बच्चे को माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य द्वारा अपनाया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसके अंदर की अच्छी बात की प्रशंसा की जाए, तो बच्चे में मैं अच्छा हूं ऐसा विधायक स्व स्कीमा विकास होता है। जबकि उससे उल्टा अगर बच्चे को तिरस्कृत किया जाए, बार बार उसका अपमान किया जाए या दंड दिया जाए, उसे भूलों का सतत एहसास कराया जाए, तो बच्चे में मैं निकम्मा हूं या मैं बदमाश या पागल हूं ऐसा निषेधात्मक स्व स्कीमा विकास होता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों में निषेधात्मक स्व स्कीमा की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें ज्यादातर ऐसा ही स्व स्कीमा होता है। उनको लगता है कि मेरे जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे कोई महत्ता नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। ऐसे निषेधात्मक स्व स्कीमा की वजह से ही वे आत्महत्या की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने शिक्षण के लिए बोधात्मक सोच पेश करके बोधात्मक वार्तनिक दृष्टिकोण की हिमायत की है। उनके मतानुसार व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियमन अपनी आंतरिक प्रतीकात्मक प्रक्रिया या विचारों के आधार पर करता है। बांडुरा बताते हैं कि व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियमन करता है, उसके पीछे उसके विचारों का आधार होता है या उसकी आंतरिक प्रतीकात्मक प्रक्रिया होती है। बांडुरा ने 1974 में व्यक्ति में रहे स्व दिशा निर्देश की क्षमता का अध्ययन करके स्वशक्ति का सिद्धांत दर्शाया है। प्रक्षेपक सिद्धांत बोधात्मक मॉडल का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो भी घटना घटित हुई है उसके लिए जिम्मेदार कारणों को प्रक्षेपित करने के लिए उसको प्रक्षेपण कहा जाता है। घटना के लिए जिम्मेदार कारणों के लिए कभी-कभी व्यक्ति बाह्य वातावरण के कारकों को प्राधान्य देता है। आक्रामकता, समाज विरोधी व्यवहार, ऐसे असामान्य व्यवहार के लिए बाह्य प्रक्षेपण जिम्मेदार होता है, जबकि चिंता, उदासीनता, आत्महत्या जैसी व्यवहार विकृति के लिए आंतरिक प्रक्षेपण जिम्मेदार होता है। इस प्रकार बोधात्मक मॉडल के लिए जिम्मेदार मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करके व्यवहार की सामान्यता और असामान्यता को दर्शाया गया है। यहाँ बोधात्मक मॉडल भी पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। नमस्कार, सबका मंगल हो।